हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूके क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं उमेश और हमारे चैनल पर अभी चल रही है क्लास 6 का ज्योग्राफी। तो क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 द सोलर सिस्टम मैंने ऑलरेडी सारे टॉपिक्स पर वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूं। अब बारी है सेकेंड चैप्टर की, ग्लोब, लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो इस चैप्टर का यह फर्स्ट वीडियो है और आज हम लोग मेनली जानने वाले हैं ग्लोब के बारे में कि ग्लोब क्या होता है। इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगा। जो मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया, पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स होते हैं, 8 ग्रह होते हैं और एक सन होता है। तो सन मुख्य होता है और सन के बारे में जो कुछ भी जानना था हम लोग जान लिए बेसिक। तो सन क्या है? सन एक आग का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना हुआ है। अब इससे ज़्यादा इसके बारे में हम लोग अभी स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि वो आग का गोला है। अब वहाँ पर जा कर के चीज़ें रिसर्च करना तो मुश्किल है। लेकिन अब बात रही 8 ग्रह की, तो 8 ग्रह में से सबसे जो यूनिक ग्रह था, सबसे यूनिक प्लेनेट था, वो कौन सा था? तो अर्थ है, जिस पर हम और आप रहते हैं, सारी दुनिया रहती है, पूरा जीव जंतु रहते हैं अर्थ पर। तो हम लोगों को इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जिस पर हम रहते हैं और रात और दिन होती है, तो क्या इसके बारे में नहीं लगता है कि जानना चाहिए हमें? बिल्कुल लगता है और क्यूरियोसिटी रहती है। सारे लोगों को बहुत पहले से ही क्यूरियोसिटी थी ज्योग्राफर का और इसके बारे में पूरा जानकारी आखिर ले ही आए हैं और हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ग्लोब क्या है, अर्थ क्या है। अर्थ के बारे में मैंने बता चुका हूँ। तो अर्थ का ही मॉडल ग्लोब होता है। जैसे सपोज करिए कि स्वामी विवेकानंद का स्टेचू है, मूर्ति है, ठीक उसी प्रकार ये अर्थ का स्टेचू है। अर्थ का मॉडल ये है और अर्थ का मिनिएचर फॉर्म है, ये छोटा सा रूप है। क्यों ऐसा बनाया गया है? हमारे स्टडी को आसान बनाने के लिए, ताकि हम पृथ्वी के बारे में, अर्थ के बारे में आसानी से समझ सके। क्योंकि हमारी जो आँख है वो छोटी सी है, नग्न आँख है और हम और आप इतने छोटे जीव हैं कि अपने एक आँख से या दोनों आँख से हम पूरे पृथ्वी को देख नहीं सकते हैं। तो इसके बारे में जानकारी कैसे हम लोग इकट्ठा करेंगे, समझेंगे कैसे? जिस चीज़ को एक बार नहीं देख सकते हैं कैसे समझेंगे? इसलिए समझने के लिए अर्थ का मॉडल बनाया गया है ये ग्लोब। तो हम लोग देखते हैं कि ग्लोब की कहानी, दैट मीन्स ग्लोब कब बनाया गया, कौन इन्वेंटेड किया। तो सबसे पहले ग्लोब जो है 1492 ईस्वी में इन्वेंटेड किया गया था नरेनबर्ग में। नरेनबर्ग कहाँ पड़ता है? तो जर्मनी देश में पड़ता है। जर्मनी कहाँ है? तो यूरोप कंटिनेंट में है। अब जो खोज करता थे, दैट मीन्स डिस्कवरी थे ग्लोब का, जिन्होंने मॉडल बनाया अर्थ का स्टडी के लिए, उनका नाम था मार्टिन बहएम। नाम याद रखेंगे आप, हालांकि पूछा जाता है किसी किसी एग्जाम में। तो उनका नाम रहा मार्टिन बहएम, जो 1492 ईस्वी में ग्लोब का इन्वेंशन किए, अर्थ का मॉडल को तैयार किए। किस लिए? स्टडी करने के लिए, इसके बारे में सारी चीज़ों को जानने के लिए कि कितने कंटिनेंट्स है, कितने पैसिफिक ओशियन है, मतलब ओशियन कितने हैं, समुद्र कितने, इन सारे चीज़ों का जानकारी के लिए ग्लोब बनाया गया है। तो ये रहा हमारा ग्लोब का इन्वेंटर। अब हम लोग जानेंगे कि इसका शेप कैसा होता है। मैंने आपको बता दिया कि ये मिनिएचर फॉर्म है, लेकिन इसका शेप कैसा होता है? तो देखिए, जो अर्थ है ये पूरा गोल है, स्फीयर टाइप से है, लेकिन ये पूरा गोल नहीं है। थोड़ा सा दोनों पोल पर, ये नॉर्थ पोल हो गया आपका और ये साउथ पोल हो गया, तो दोनों पोल पर क्या है कि थोड़ा सा फ्लैट है, सपाट है, दबा हुआ हिस्सा है। मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया हुआ है। अब दबा हुआ हिस्सा किस प्रकार है? तो ये रहा हमारा ग्लोब, ये हमारा रहा अर्थ। तो यहाँ पर और यहाँ पर ये दोनों पोल कहलाती है। यहाँ पर थोड़ी दबी हुई है, तो इसे कहा जाता है कि ये फ्लैट है। नेक्स्ट, अब क्या है कि अर्थ, दैट मीन्स अर्थ का जो मिनिएचर फॉर्म ग्लोब है, अर्थ में बीच वाला जो हिस्सा है, दैट मीन्स ये पोल है और ये पोल है, नदेन पोल, सदेन पोल। तो नदेन पोल और सदेन पोल के जो बीच वाला हिस्सा है, इक्वेटर, तो यहाँ पर क्या है? बल्ग है। बल्ग का मतलब क्या होता है? उभरा हुआ है। देख रहे हैं आप, जैसे कि आपको ग्लोब में प्रतीत हो रहा होगा, सिम्ड हो रहा होगा कि सबसे जो बल्गड एरिया है, बल्गड शेप है, वो इक्वेटर पर होता है। तो ये रहा हमारा शेप। अब इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि आखिर सर ग्लोब का साइज कैसा होता है, टाइप्स ऑफ साइज ऑफ द ग्लोब। तो ग्लोब के कई साइज होते हैं, कुछ बड़े ग्लोब होते हैं, कुछ छोटे ग्लोब होते हैं, कुछ और ज़्यादा छोटे होते हैं जिसको हम लोग पॉकेट में लेकर के कहीं चल सकते हैं। बच्चे लोग खिलौना टाइप से समझने के लिए यूज करते हैं। कुछ ग्लोब्स ऐसे होते हैं जो रबर के होते हैं,
प्लास्टिक से बने होते हैं। और होता क्या है कि जब स्टडी करना होता है, जब ग्लोब का शेप देना रहता है अर्थ का, तो उसमें से हवा भर दी जाती है ताकि वो एक ग्लोब जैसा बन जाए फूल करके। और जब स्टडी हो जाए, काम इसका हो जाए, तो फिर से हवा निकाल दीजिए। उसके बाद उसको मोड़ करके पैकेट में चाहे किसी भी चीज़ में ले जा करके कहीं भी आप जा सकते हैं उसको लेकर के। तो ये भी ग्लोब एक छोटा, एक मीडियम साइज का ग्लोब है और इसे भी कहीं ले जाया जा सकता है। जो बड़े ग्लोब होते हैं उसे ले नहीं जाया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये इसका साइज रहा। अब हम लोग इसके बाद जानने वाले हैं कि आखिर ग्लोब में क्या क्या चीज़ें दिखाई जाती है, क्या क्या चीज़ दिखता है, किस किस चीज़ के बारे में ये ग्लोब हमें बताता है। तो ग्लोब जो है बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें बताता है। पृथ्वी पर जितनी सारी चीज़ें हैं लगभग आधे से ज़्यादा चीज़ों के बारे में जानकारी हमें देती है। लेकिन इसमें हम लोग मेनली जानने वाले हैं जो स्पेसिफिक और करेक्ट साइज में दिखाता है वो है कंटिनेंट्स और कंट्री और ओशियन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे अर्थ पर, पूरी दुनिया में 7 कंटिनेंट है, 7 महादेश है, वो हमारे ग्लोब में दिखाया गया है करेक्ट शेप में, एकदम राइट शेप में। जितने बड़े बड़े हैं उतना ही बड़े बड़े दिखाए गए हैं। और कंट्रीज भी दिखाए गए हैं और ओशियन भी दिखाए गए हैं, महासागर। अब यहाँ पर बात रही कि सर करेक्ट साइज में कैसे दिखाए गए हैं। तो मैं आपको बता दूँ, जैसे सपोज करिए कि अर्थ जितनी बड़ी है उसका जिस रेशियो में ग्लोब बनाया गया है उसी रेशियो में महासागर, ओशियन का और यहाँ पर दिखाया गया है। तो करेक्ट साइज में है, ये हम लोग यहाँ पर जाने। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि कौन कौन से कंटिनेंट्स है। सर थोड़ा सा इसमें से बता दीजिए आप, कौन कौन सा कंट्री है और कौन कौन सा ओशियन है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे जो 7 कंटिनेंट है वो कौन कौन सा है। तो हम लोग अपना इंडिया से स्टार्ट करते हैं। तो इंडिया जो है वो एशिया में पाया जाता है, एशिया कंटिनेंट में है। ये हमारा इंडिया रहा और ये एशिया रहा। तो देखिए यहाँ से लेकर के ये हमारा एशिया है, ये पहला कंटिनेंट है, पहला महादेश है। और इसी से जस्ट जुड़ा हुआ, दैट मीन्स वेस्ट की ओर जाएंगे तो यूरोप कंटिनेंट मिलेगा। ये यूरोप हमारा महादेश है। तो 1 2 और ये अफ्रीका महादेश। तो 1 2 3 मतलब 3 महादेश हो गए। और 4th नंबर में है हमारा दक्षिणी अमेरिका और 5th नंबर में है उत्तरी अमेरिका और 6th नंबर में आप आ जाएंगे यहाँ पर तो ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया, ये भी एक महादेश है। और 7वें नंबर में है हमारा अंटार्कटिक कंटिनेंट। देखिए यहाँ पर यह है हमारा महादेश। तो यहाँ पर एक भी लोग नहीं रहते, यहाँ पूरा पानी और बर्फ़ से ढका हुआ होता है। तो ये हो गए हमारे 7 के 7 महादेश। और हर महादेश में कई कई कंट्रीज़ है। लेकिन एक ऐसा, दैट मीन्स एक ऐसा महादेश है, एक ऐसा कंटिनेंट है ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर एक ही देश है और ये महादेश भी है खुद को। तो ये रहा हमारा 7 महादेश, 7 कंटिनेंट के बारे में हम लोग जाने। अब हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि सर ओशियन कितने हैं। तो देखिए 5 ओशियन हैं। हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं इंडिया से। तो इंडिया के जो नीचे वाला भाग है ये हमारा हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। और ये वाला जो पूरा, दैट मीन्स सदर्न पोल वाला जो समुद्र है, जो महासागर है, ओशियन है, इसे हम लोग सदर्न ओशियन बोलते हैं। तो इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन, उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे आर्कटिक ओशियन, दैट मीन्स नॉर्थ पोल पर जो ओशियन है वो आर्कटिक ओशियन है। तो कितने ओशियन हो गए? इंडियन ओशियन, उसके बाद सदर्न ओशियन, उसके बाद आर्कटिक ओशियन, 3 ओशियन हो गए। और जस्ट इंडियन ओशियन के आप जाएंगे वेस्ट साइड में तो अफ्रीका है, और अफ्रीका के जस्ट आप थोड़ा और वेस्ट जाएंगे तो अटलांटिक ओशियन है, दैट मीन्स उत्तरी महासागर है। तो कितने हो गए ओशियन? हम लोग फिर से काउंटिंग करेंगे। एक है हमारा इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन, सदर्न ओशियन, 3 हो गए। और ये है आपका उत्तरी महासागर और अंटार्कटिक ओशियन, 4 हो गए। उसके बाद 5वां नंबर में है पैसिफिक ओशियन, ये है हमारा वेस्ट, दैट मीन्स पश्चिमी महासागर, और इधर ईस्ट है। और इसको अगर पलट करके देखेंगे तो दोनों आपस में यहाँ पर ज्वाइन है, मतलब बहुत बड़ा जॉइंट है ये महासागर, इसको हम लोग पैसिफिक ओशियन बोला जाता है। और इसे भी बांट दिया गया, ये उत्तरी दैट मीन्स नॉर्दर्न और ये सदर्न में कर दिया गया है। तो ये हम लोग जान लिए। अब यहाँ पर हम लोग जो है इसके बाद जानने वाले हैं कि हमारा जो अर्थ है, हमारा जो वो क्या है कि टिल्टेड है अर्थ। अगर ये अर्थ का मॉडल है तो ये मानो कि अर्थ है, तो अर्थ अगर ऐसे सीधा करेंगे तो इस प्रकार से रहना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये इस प्रकार से टिल्टेड है। कितने डिग्री टिल्टेड है? तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री ये टिल्टेड है, झुकी हुई अर्थ। और ये ग्लोब जो बनाया गया है ये भी झुका करके बनाया गया है, क्योंकि यहाँ एक पोल है नॉर्थ पोल और एक सदर्न पोल है, और बीच में से एक रोड को जो है पासेस कर दिया गया है ताकि ये इस तरह से 23.5 डिग्री पे झुकी रह सके। तो यही कहलाता है एक्सिस, ये और ये एक्सिस कहलाता है। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। इसके बाद
ये टिल्टेड है 23.5 डिग्री, ये भी हम लोगों ने देख लिए। अब जो अर्थ है वो मूव करती है, रोटेशन करती है अपने एक्सिस पर, ये इस प्रकार से करती है। दैट मीन्स वेस्ट से होते, वेस्ट इधर है और ईस्ट उधर है, तो वेस्ट से ईस्ट की ओर ये जाती है, कुछ इस प्रकार से ये मूव करती है। क्योंकि गुजरात वाले लोगों को सन दिखाई देता है 2 घंटे लेट बजाय अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, ये देखिए आपका ये इंडिया रहा, गुजरात यहाँ है, अरुणाचल प्रदेश यहाँ है, तो पृथ्वी इधर से उधर जा रही है। सन तो एक ही जगह यहाँ पर है, लेकिन सबसे पहले सूर्य कहाँ पर दिखाई देगा, सबसे पहले देगा सूर्य दिखाए अरुणाचल प्रदेश में, और 2 घंटे लेट आपको गुजरात में दिखाई देगा। तो पता चलता है कि नहीं, वेस्ट से ईस्ट की ओर पृथ्वी का क्या है, रोटेशन है, मूवमेंट है। तो ये बात आपको समझ में आ गया, आई होप। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये अर्थ के बीचों बीच वाली एक इमेजिनरी लाइन खींचा गया है। ये रियल में अर्थ में जो है लाइन खींचा गया नहीं है, हम लोग अपने स्टडी के लिए, अपने स्टडी को आसान बनाने के लिए एक लाइन खींच दिए हैं, इमेजिनरी लाइन, जिसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। ये वाला, ये हमारा इक्वेटर 0 डिग्री से इसे निर्दिष्ट किया जाता है। और ये जो रोड अंदर किया हुआ है, ये पृथ्वी पर नहीं है, अर्थ में रोड अंदर नहीं, वो तो पूरा ये पूरा कहा जाए तो जियोड शेप में, लेकिन हम लोग इसको 23.5 डिग्री हैंग करने के लिए इस तरह से बनाए हैं। और पृथ्वी को, दैट मीन्स अर्थ को हैंग करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी अट्रैक्शन, सन का जो अट्रैक्शन है, गुरुत्वाकर्षण बल है, उसके वजह से वो हैंग है और वो अपने पाथ पर रोटेट और रिवोल्यूशंस करते रहते हैं। लेकिन ये इसको तो कहीं पर अभी कोई बल नहीं मिल रहा है, ये इसको बल देंगे तो नीचे गिर जाएगा, और कौन सा शेप में गिरेंगे कोई ठिकाना नहीं रहेगा। इसलिए इस प्रकार से इसको हैंग रहने के लिए स्टैंड बनाया गया है, और ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल से ये किया गया है, रोड को अंदर करके इसे हैंग किया गया है। तो ये हम लोग समझ गए। तो ये जो हमारा इक्वेटर है, ये अर्थ को पूरे बराबर 2 भागों में बांटता है। एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, और ये दक्षिणी गोलार्ध, सदर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब क्या होता है, अर्धगोला। तो ये उत्तर वाले और ये दक्षिण वाले दोनों को बराबर पार्ट में ये डिवाइड कर देता है। ये है हमारा इक्वेटर। तो इधर वाले को हम लोग बोलेंगे नॉर्दर्न, एन लगाएंगे नॉर्दर्न, और इधर वाले को हम लोग एस लगाएंगे, सदर्न। इसके बाद अभी हम लोग सीखने वाले हैं कि ये जो इक्वेटर है, तो ये तो 0 डिग्री मान लिया गया है, ये वाला बिल्कुल 0 डिग्री मान लिया गया है। तो यहाँ से जाते जाते यहाँ पर 90 डिग्री होगी, और यहाँ से नीचे जाएंगे तो ये 90 डिग्री सदर्न की ओर, और हर 1 डिग्री पर जो है वो क्या खींचा जाएगा, लैटिट्यूड खींचा जाएगा। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि ये जो इक्वेटर है, तो इक्वेटर से ऊपर की ओर जो लाइन खींची जा रही है हर 1 डिग्री पर, इक्वेटर के ऊपर ये ऊपर, तो ये सारे के सारे को हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड लाइनें। तो इक्वेटर के पैरेलल में जो नॉर्दर्न की ओर और जो सदर्न की ओर खींची जा रही है, 90 लाइनें इधर और 90 इधर, 90 180 और ये 181 लाइनें जो हो गई, ये सब के सब पैरेलल है आपस में। पैरेलल का मतलब क्या होता है, ट्रेन की पटरी कभी भी आपस में क्रॉस नहीं करती है, वो एक दूसरे के पैरेलल होती है। तो ठीक उसी प्रकार जितने सारे जो लैटिट्यूड लाइन है, लेटा हुआ लाइन इसे बोला जाता है, जो इक्वेटर के पैरेलल होता है। एक लाइन और होता है ग्लोब में, अर्थ में, वो होता है हमारा लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड जस्ट इस प्रकार से होती है, खड़ी लाइन, ठीक है। तो ये लैटिट्यूड हो गई और ये लॉन्गिट्यूड हो गई। इसको आप लोग कैसे याद रखेंगे, अभी नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम और बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बता देना चाहते हैं, ये लेटी हुई लाइनें हैं, इसीलिए इसे लैटिट्यूड कहा जाता है। और ये जब लेटी हुई लाइन को लैटिट्यूड कह दिए तो एब्सोल्युटली क्या होगा, लॉन्गिट्यूड ही बचेगा। हिंदी में कैसे आप याद करेंगे, तो ये वाला बोला जाता है अक्षांश रेखा, और ये वाला बोला जाता है देशांतर रेखा। तो देशांतर, जो देश में अंतर करता हो, उसको देशांतर रेखा कहते हैं। जैसे सपोज करिए ये इंडिया है, और यहाँ से यहाँ देशांतर रेखाएं आई हुई है, लॉन्गिट्यूड आई हुई है, तो एक देशांतर यहाँ और एक देशांतर यहाँ। तो ये देशांतर रेखा इंडिया को अलग करी, और ये वाला देशांतर रेखा पाकिस्तान को अलग करी। तो देश को अलग कर रही है, इसीलिए इसे देशांतर कहा जाता है ना, याद रखना है आपको। दैट मीन्स कोई ना कोई ट्रिक तो होनी चाहिए याद करने के लिए। तो ये रहा आपका पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। उसके बाद अब हम लोग देखने वाले हैं कि सर ये तो सारे बात सही है, लेकिन किसी भी जगह को हम लोग लोकेट कैसे करते हैं, किसी भी जगह को पृथ्वी पर अगर है तो लोकेट कैसे करते हैं। तो किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए इसके ग्रिड की सहायता से, हेल्प ऑफ ग्रिड के वजह से हम लोग जो है किसी भी स्थान को लोकेट कर पाते हैं। जैसे सपोज करिए अगर सिर्फ लैटिट्यूड ही रहे और किसी स्थान को अगर आपको दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे। सपोज करिए कोई यहाँ पर है, एक जगह है इंडिया में, यहाँ पर जैसे सपोज करिए महाराष्ट्र। तो अगर महाराष्ट्र है किसी लैटिट्यूड पर, तो आखिर कहाँ है,
महाराष्ट्र मान लीजिए कि 20 डिग्री लेटीट्यूड में है, तो यहाँ है कि यहाँ है, कैसे पता चलेगा? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या है, 20 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड है। तो नॉर्थ लेटीट्यूड में पता है कि महाराष्ट्र 20 डिग्री नॉर्थ में ही है, लेकिन है कहाँ? यहाँ बहुत सारे पॉइंट बन जा रहे हैं, इसीलिए लॉन्गिट्यूड की आवश्यकता पड़ता है। और लॉन्गिट्यूड में भी देखा जाता है कि कितनी डिग्री लॉन्गिट्यूड और कितनी डिग्री लैटीट्यूड पर कोई भी प्लेस जो है लोकेट करता है, और आसानी से हम लोग उसे लोकेट कर पाते हैं। तो खैर, लॉन्गिट्यूड के बारे में और लोकेशन के बारे में अभी नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर मेनली जो हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ लैटीट्यूड के बारे में बात करने वाले हैं। तो लोकेशन देख लेते हैं कि 20 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ का ये लाइन आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें से क्या है कि एक चंद्रपुर है, महाराष्ट्र में पड़ता है, इंडिया में ही है। महाराष्ट्र इंडिया में है और महाराष्ट्र में एक पड़ता है चंद्रपुर, जो 20 डिग्री पर ही यहाँ पर लोकेटेड है। और यही 20 डिग्री नॉर्थ पर एक और प्लेस लोकेटेड है, वह है बेलो होरिज़ोंटी, जो ब्राज़ील देश में पड़ता है। और ब्राज़ील कहाँ है? तो यूरोप में पड़ता है, वो भी 20 डिग्री नॉर्थ में ही है। तो देखिए, आप बिल्कुल कन्फ्यूजन हो गए, किसी भी प्लेस का एग्जैक्ट पता कैसे कर सकते हैं? तो 20 डिग्री में तो दोनों आ गए, महाराष्ट्र वाला चंद्रपुर भी आ गया, और एक आपका जो है बेलो होरिज़ोंटी, वो ब्राज़ील, वो भी 20 डिग्री नॉर्थ में आता है। तो कैसे लोकेट करेंगे? तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है, इसलिए लॉन्गिट्यूड की आवश्यकता पड़ती है, और ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा।